This conference will now be recorded. चलिए रिकॉर्डिंग ऑन कर दिए। तो पीएफ जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोविडेंट फंड। अब ये प्रोविडेंट फंड क्या होता है? तो ये एक तरह का सेविंग बेनिफिट होता है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए क्रिएट करता है, या फिर बोला जाए तो सरकार ने एक स्कीम बना करके रखा है एम्प्लॉय के लिए। इसमें होता क्या है? इसमें होता यह है कि एम्प्लॉय का सैलरी में से कुछ अमाउंट को डिडक्ट कर लिया जाएगा एज पीएफ बोलकर, और जितना एम्प्लॉय का सैलरी में से डिडक्ट किया जाएगा उतना ही एम्प्लॉयर भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करेगा, और दोनों को मिला करके पीएफ डिपार्टमेंट में सबमिट कर दिया जाएगा। एम्प्लॉय के नाम से एक अकाउंट ओपन करके पीएफ डिपार्टमेंट में रख दिया जाएगा। फिर जब एम्प्लॉय 2-3 साल 4 साल 5 साल के बाद छोड़ देता है कंपनी, या फिर जब रिटायर होता है, तो वो पूरा पैसा एम्प्लॉय को मिल जाएगा विद इंक्लूडिंग सम रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या वो कुंदन कुछ बोलना है? साउंड नहीं आ रही कुंदन आपका। नो सर, कुछ बोलना नहीं है, अनम्यूट था। अच्छा हाँ, म्यूट कर लो उसको। चलो, तो अब कितना एम्प्लॉय से डिडक्ट होगा और कितना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा? तो यहाँ पे जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन होगा, जो पीएफ का डिडक्शन होगा, वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के लिए सेम होगा। जो पीएफ का डिडक्शन होगा और कंट्रीब्यूशन होगा वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के लिए सेम होगा। जैसे कि एम्प्लॉय का जो पीएफ डिडक्ट होगा वो 12%। अब आप लोग एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का जो रूल्स है वो पढ़िए। देखिए हमने पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा है। तो पॉइंट नंबर 1 में लिखा है एम्प्लॉइज डिडक्शन फॉर पीएफ, एम्प्लॉइज डिडक्शन फॉर पीएफ at the rate 12% of basic plus DA. Employees deduction for PF at the rate 12% of basic plus DA, subject to maximum of 1800, subject to maximum of 1800। तो अब इसका माने क्या होता है भाई? तो समझो अच्छा से पॉइंट। तो बोला है एम्प्लॉइज का पीएफ जो डिडक्ट होगा वो डिडक्ट होगा 12%। 12% ऑफ व्हाट? 12% क्या हमारा ग्रॉस सैलरी का 15,000 का 12%? बोला नहीं, हमारा जो पीएफ डिडक्ट होगा वो बेसिक प्लस डीए का 12% होगा। बेसिक प्लस डीए का 12% होगा। सेकेंडली, ये भी बताते हुए चलते हैं कि हम जो यहाँ पे वर्ड यूज किए हैं डीए या फिर डियरनेस अलायंस, तो ये जो डियरनेस अलायंस है ये ज्यादातर गवर्नमेंट कंपनी में होता है, प्राइवेट कंपनी में नहीं होता है। तो अगर आप गवर्नमेंट कंपनी में काम कर रहे हो तो गवर्नमेंट कंपनी में आपका डीएनएस अलायंस कंपलसरी रहेगा ही रहेगा। बट अगर प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो तो रियली 2 से 4% ऐसा कंपनी है जिसमें डीएनएस अलायंस होगा, और मैक्सिमम पे डीएनएस अलायंस नहीं रहता है। तो इससे पता ये चला कि हमारा जो 12% बेसिक प्लस डीए के ऊपर डिडक्ट होगा, अगर डीए रहेगा ही नहीं तो सिर्फ बेसिक के ऊपर डिडक्ट होगा। तो 12% बेसिक के ऊपर या बेसिक प्लस डीए के ऊपर मिला करके होगा। तो ठीक है भाई, एम्प्लॉय का जो पीएफ डिडक्शन होगा वो होगा 12% ऑफ बेसिक और 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए। बट उसके बाद जो लिखा है सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1800, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1800, तो इसका क्या माने होता है? इसका क्या माने होता है? तो इसका माने क्या होता है समझो। एम्प्लॉय ए, एम्प्लॉय बी, तो एम्प्लॉय ए का जो बेसिक है वो है फॉर एग्जाम्पल 6000, और उसका डीए है 4000। ये हो गया। बट एम्प्लॉय बी का जो सैलरी है ना वो अप्रोक्स 50,000 है। एम्प्लॉय बी का जो सैलरी है वो बहुत ज्यादा है, 50,000 है। तो इसी के लिए उसका जो बेसिक है वो है 12,000, और डीए जो है वो डीए है फॉर एग्जाम्पल 6,000 या फिर 8,000। तो अब आ जाता है टोटल। तो इसका जो बेसिक प्लस डीए मिलकर हो गया वो हो गया आपका 10,000
और इसका जो बेसिक प्लस डीए मिलकर हो गया वो हो गया 20,000 हो गया। तो अब बोला है कि पीएफ, तो पीएफ के लिए बोला क्या है कि बेसिक प्लस डीए का 12%। तो बेसिक प्लस डीए का 12% मतलब इसका हो गया आपका 12%, 1200, और इसका हो गया आपका जा करके दिस सेल इंटू 12%, इसका तब हो गया 2400। ठीक है, यहाँ तक कैलकुलेशन समझ में आया आप लोगों को? यस हाँ, सर। चलो अब आगे समझो। तो इम्प्लॉई ए का सैलरी है फॉर एग्जाम्पल 18,000। इम्प्लॉई ए का सैलरी है 18,000, जिसमें से बेसिक प्लस डीए उसका है 10,000। इम्प्लॉई बी का सैलरी है 50,000, जिसमें से बेसिक प्लस डीए है 20,000। तो हमको तो टोटल सैलरी कितना है वो नहीं जानना है, या उसका मतलब नहीं है, हमको जो मैटर है वो है कि बेसिक प्लस डीए कितना है। तो बेसिक प्लस डीए इम्प्लॉई ए का 10,000 हो रहा है, इम्प्लॉई बी का 20,000 हो रहा है। तो पीएफ जो इम्प्लॉई का डिडक्ट होगा वो 12% और बेसिक प्लस डीए। तो इम्प्लॉई ए का 10,000 का 12% 1200, और इम्प्लॉई बी का 20,000 का 12% 2400। तो इम्प्लॉई ए को ये जो डिडक्ट किया गया 1200, इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। इम्प्लॉई ए बोला कि मेरा अगर 1200 डिडक्ट होता है तो 1200 इम्प्लॉयर भी अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करेगा अदर देन सैलरी। तो हमारा 1200 और इम्प्लॉयर का 1200 दोनों मिलकर हमें ही तो बेनिफिट मिलेगा इन फ्यूचर में। तो दोनों मिलकर हमारा ही सेविंग में जमा होगा और बाद में हमें रिटर्न मिल जाएगा। तो इम्प्लॉई ए को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। इम्प्लॉई बी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। इम्प्लॉई बी बोला कि हमारा तो 50,000 सैलरी है, अगर उसमें से 2,400 रुपीज करके हर मंथ डिडक्ट हो जाएगा तो क्या है, 2,400 हमारा डिडक्ट हो रहा है, तो 2,400 हमारा एम्प्लॉयर भी तो कंट्रीब्यूट कर रहा है, 4,800 करके हर महीने हमारा सेविंग में जाएगा, तो बेनिफिट तो हमें ही मिलेगा। तो इम्प्लॉई बी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। बट ऑब्जेक्शन किसको हुआ? इम्प्लॉई बी का कंपनी को। इम्प्लॉय बी का जो कंपनी है वो बोला कि हम इम्प्लॉय बी को तो ऑलरेडी 50,000 का सैलरी देते हैं, फिर एक्स्ट्रा 2,400 और नहीं दे सकते हम। तो फिर इस तरह से बहुत सारा कंफ्लिक्ट आने लगा, बहुत सारा कंपनीज बोला हम इतना इतना पीएफ नहीं देंगे। तो फिर पीएफ का जो रूल्स है, पीएफ का जो लॉ है, उसमें एक ये कर दिया गया। क्या कर दिया गया कि मैक्सिमम पीएफ कितना इंप्लॉय का कटेगा और कितना इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा। तो बोला गया कि 12% डिडक्ट होगा, बट 12% कब डिडक्ट होगा? जब बेसिक प्लस डीए मिल करके, बेसिक प्लस डीए मिल करके आपका, जब बेसिक प्लस डीए मिल करके आपका 15,000 या उससे कम होगा। जब बेसिक प्लस डीए मिल करके 15,000 या उससे कम होगा तो आपका बेसिक प्लस डीए का 12% डिडक्ट होगा। बट अगर बेसिक प्लस डीए मिलकर के 15,000 या उससे ज्यादा हो गया, जैसे अगर हम बोलते हैं 15,000, तो 15,000 अगर हमारा बेसिक प्लस डीए मिलकर हो रहा है तो उसका 12% कितना हो जाएगा? उसका 12% हो जाएगा 1800। तो पता ये चला कि अगर आपका बेसिक या बेसिक प्लस डीए मिलकर 15,000 या उससे कम होता है, अगर आपका बेसिक या बेसिक प्लस डीए मिलकर 15,000 या उससे कम होता है तो फिर 15,000 का 12% डिडक्ट होगा। 15,000 का 12% डिडक्ट होगा। बट अगर बेसिक प्लस डीए मिलकर के 15,000 से ज्यादा होता है तो फिर वो परसेंटेज में और डिडक्ट नहीं होगा, वो फ्लैट 1800 डिडक्ट होगा। मतलब कि हमारा जो मैक्सिमम पीएफ डिडक्ट होगा वो होगा 1800। अगर किसी का बेसिक प्लस डीए मिलकर के 16,000, 17,000, 18,000, 20,000 हो जाता है तो फिर और परसेंटेज में नहीं जाएगा, फिर फ्लैट 1800 रुपीज उसका डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो हमें इसी के लिए यहाँ पे ये सेंटेंस लिखना पड़ा कि एम्प्लॉइज डिडक्शन फॉर पीएफ एट द रेट 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए। एम्प्लॉइज का जो पीएफ डिडक्ट होगा वो 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए होगा, बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1800। मैक्सिमम जो एम्प्लॉय से डिडक्ट होगा वो होगा 1800 एंड विल बी डिडक्टेड फ्रॉम एम्प्लॉइज एंड विल बी डिपॉजिटेड इनटू पीएफ अकाउंट। और एम्प्लॉइज का जो पीएफ अकाउंट जैसा बैंक वगैरह में सेविंग अकाउंट हर एक के नाम से बनता है, वैसे ही कंपनी जो है वो एम्प्लॉय के नाम से एम्प्लॉय का एक पीएफ अकाउंट एम्प्लॉय डिपार्टमेंट में, पीएफ डिपार्टमेंट ने क्रिएट कर देगा और उसी डिपार्टमेंट में उसी पैसा में जाएगा वो। ठीक है, तो एम्प्लॉय का कितना परसेंट डिडक्ट होगा, क्लियर हो गया ये?
किसी को डाउट है तो पूछ लो। क्लियर हो गया सर। क्लियर है। श्वेता ब्यूटी का सर नहीं पता, ब्यूटी नहीं है। नहीं, ब्यूटी नहीं है, लास्ट क्लास में भी नहीं थे आई थिंक, जहां तक याद है। देखना एक बार क्लास के बाद बात कर हाँ लेना। पता नहीं सर, मेरा आज तो बात नहीं हुआ सर, हम खुद भूल गए थे, मेरा क्लास था। वेरी गुड, होता है, ठीक है। क्लास भी याद रखने वाली चीज थोड़ी है। नहीं सर, एक्चुअली मार्केट चले गए थे ना, तो फिर और थोड़ा घर में तबीयत भी खराब है दादी का, तो हम भूल गए बिल्कुल भी। जल्दी जल्दी ठीक भाग है, करके आई। कोई बात नहीं, होता है। चलिए, सो ये हो गया एम्प्लॉय का डिडक्शन। अब मैंने आप लोगों को बताया कि एम्प्लॉय का जितना परसेंट डिडक्ट होता है, एम्प्लॉयर भी उतना ही परसेंट कंट्रीब्यूट करेगा, या एम्प्लॉय का जितना अमाउंट डिडक्ट होगा उतना ही एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूट होगा। अगर एम्प्लॉय का बेसिक प्लस डीए 15,000 या उससे कम होता है तो 12% डिडक्ट हो जाएगा। अगर एम्प्लॉय का बेसिक प्लस डीए 15,000 से ज्यादा हो जाता है तो फिर 1800 डिडक्ट होगा। तो आइदर 12% या 1800, जो एम्प्लॉय का डिडक्ट होगा वही एम्प्लॉयर भी अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करेगा, यही प्रॉमिस किया गया है, तो ऑब्वियस कंट्रीब्यूट करेगा। तो फिर पॉइंट नंबर 2 में देखो क्या लिख रहा है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फॉर पीएफ, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फॉर पीएफ एट द रेट 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फॉर पीएफ एट द रेट 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1800। यहाँ पे भी वही होता है कि मैक्सिमम 1800 रुपीज हमारा होगा, ठीक है। बट इसके बाद से थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है, विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय से डिडक्ट होता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट होता करता है, एम्प्लॉय से डिडक्ट किया जाता है सैलरी से, और एम्प्लॉयर अपने तरफ से एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट करता है। विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉयर एंड विल बी डिवाइडेड इनटू टू हेड्स। तो ये डिवाइडेड इनटू टू हेड्स का मतलब क्या आता है समझो, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। तो एम्प्लॉय का जो 12% डिडक्ट होता है, एम्प्लॉय का जो 12% डिडक्ट होता है वो पीएफ बोल करके डिडक्ट करता है और पीएफ डिपार्टमेंट में चला जाता है, पीएफ अकाउंट में चला जाता है। बट एम्प्लॉयर का जो 12% डिडक्ट होता है या 1800 डिडक्ट होता है, वो दो हेड में डिवाइड हो जाएगा, मिलेगा दोनों ही एम्प्लॉय को, बट दो नाम से मिलेगा। अब वो दो नाम क्या है, वो दो नाम है आपका ईपीएफ, ईपीएफ कुछ नहीं है, वही प्रोविडेंट फंड, तो इम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड या प्रोविडेंट फंड। और दूसरा जो हेड में चला जाएगा वो हो जाएगा ईपीएस, एक एरो देकर देखो मैंने राइट साइड में लिख दिया है, ईपीएफ और ईपीएस। ईपीएस का फुल फॉर्म होता है इम्प्लॉइज पेंशन स्कीम, ईपीएफ का फुल फॉर्म हो जाता है इम्प्लॉइज पेंशन स्कीम। अब ये इम्प्लॉइज पेंशन स्कीम क्या है भाई समझो, तो लॉ बोलता है, कंपनी बोलता है कि जो प्राइवेट कंपनी वगैरह होता है उसमें तो इम्प्लॉय जो 10 साल 12 साल 15 साल काम करते हैं तो उसके बाद जब रिटायर हो जाते हैं तो उन लोगों को पीएफ वगैरह मिलता है, प्रोविडेंट फंड में ये आपका ये मिलता है, पेंशन वगैरह मिलता है, रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता है। बट प्राइवेट कंपनी में तो ऐसा कुछ नहीं होता है पेंशन वगैरह का स्कीम, प्राइवेट कंपनी तो पेंशन वगैरह नहीं देता है। तो फिर प्राइवेट कंपनी में क्या होगा, तो प्राइवेट कंपनी में होगा ये कि बोला जाता है कि प्राइवेट कंपनी का जो सिस्टम होगा वो ये होगा कि वो जो 12% या 1800 कंट्रीब्यूट करेगा ना, उसको वो दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, एक पीएफ में और एक ईपीएस में। ये लॉ बोलता है पीएफ का, पीएफ का लॉ सरकार की तरफ से बनाया गया है, वो ये बोलता है कि उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, पीएफ और ईपीएस। पीएफ में आप कम परसेंटेज दो 3.67%, और ईपीएस में आप ज्यादा परसेंट दो 8.33%, दोनों मिलकर के 12% हो जाएगा। और अगर ये 15,000 से ज्यादा होगा तो फिर 1800 होगा, 1800 का वही डिवीजन हो जाएगा 3.67% और 8.33%, 1800 को डिवाइड कर दिया जाएगा। तो ये दो पार्ट में क्यों डिवाइड किया गया है, तो बोला कि सुनो, एक एम्प्लॉई एक कंपनी में 10 साल 12 साल 15 साल काम करता है तो उसको सैलरी मिलता है, ठीक है। अदर देन सैलरी क्या मिलता है उसको, और क्या बेनिफिट वगैरह मिलता है, तो और तो ऐसा कोई बेनिफिट वगैरह नहीं मिलता है। तो फिर उसके लिए क्या बोला गया, तो उसके लिए बोला ये गया कि ठीक है सरकार उसको एक तरह का बेनिफिट देगा, पीएफ डिपार्टमेंट उसको एक तरह का बेनिफिट देगा। क्या बेनिफिट देगा भाई, तो बोला कि इम्प्लॉई से जो 12% डिडक्ट होगा वो पीएफ के नाम से डिडक्ट होगा, एम्प्लॉयर जो 12% कंट्रीब्यूट करेगा वो दो नाम से डिडक्ट होगा,
पीएफ के नाम से डिडक्ट होगा और ईपीएस के नाम से डिडक्ट होगा। पीएफ के नाम से होगा 3.67% और ईपीएस के नाम से होगा 8.33%। ठीक है भाई, तो पीएफ का जो 3.67% है वो पीएफ में चला जाएगा, 12% एम्प्लॉय का और 3.67% एम्प्लॉयर का। तो वो जब रिटायर होगा या फिर जब भी छोड़ देगा वो पूरा एम्प्लॉय को मिल जाएगा। अब 8.33% जो ईपीएस एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम, पेंशन के लिए जो स्कीम बनाया गया है उसमें जो चला जाएगा तो उसका क्या होगा, ये पीएफ में ऐड नहीं होगा, ये पेंशन में चला जाएगा, जाएगा सब पीएफ डिपार्टमेंट में ही बट पेंशन के नाम से जाएगा। अब जो पेंशन के नाम से जाएगा तो उसका होगा क्या भाई, तो बोल रहा है कि अगर कोई एक एम्प्लॉय प्राइवेट कंपनी में 10 साल से ज्यादा कंटिन्यूअसली काम कर लेता है, अगर कोई एम्प्लॉय एक कंपनी में 10 साल से ज्यादा कंटिन्यूअसली काम कर लेता है तो फिर वो ये ईपीएस एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाता है। 10 साल से पहले अगर छोड़ देता है तो फिर वो एलिजिबल नहीं होगा, बट 10 साल कंटिन्यूअसली एक कंपनी में अगर वो काम करता है देन वो ईपीएस के लिए एलिजिबल होगा। तो फिर ये जो ईपीएस के लिए एलिजिबल होगा तो फिर क्या होगा, उसका एलिजिबिलिटी क्या है समझो। तो बोल रहा कि जब वो सपोज कर लो 12 साल काम करने के बाद वो कंपनी को छोड़ दिया, जब 15 साल काम करने के बाद वो कंपनी को रिटायर किया, तो जब 15 साल काम करने के बाद कंपनी से रिटायर होगा ना तो उसको एम्प्लॉय का 12% प्लस एम्प्लॉयर का 12% टोटल नहीं मिलेगा। एम्प्लॉय का जो पीएफ काटा गया 12% वो तो पूरा उसको रिटर्न मिल जाएगा, एम्प्लॉयर का 12% में से 3.67% ही मिलेगा उसको, 8.33% नहीं मिलेगा। तो एम्प्लॉय का काटा हुआ 12%, एम्प्लॉयर का 3.67, मतलब 15.67% का जो अमाउंट बनेगा विथ इंटरेस्ट उसको दे दिया जाएगा। और 8.33 जो ईपीएस के थ्रू काटा गया एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो उसको नहीं मिलेगा। तो उसकी जगह क्या मिलेगा भाई, तो उसकी जगह उसको पेंशन मिलेगा। कब मिलेगा पेंशन, जब उसका 60 इयर्स क्रॉस हो जाएगा। तो जब उसका 60 इयर्स हो जाएगा फिर हर महीने उसका गवर्नमेंट की तरफ से एक पेंशन चालू हो जाएगा। अब पेंशन भी सरकारी पेंशन की तरह नहीं 10,000 12,000 15,000 मिलेगा, नहीं, हर महीने उसको अभी का जो पेंशन का रूल्स है उसके हिसाब से हर महीने उसको 3,000 रुपीज का पेंशन मिलेगा। उसको एक बार जैसे ही 60 इयर्स क्रॉस हो जाता है पेंशन का डिपार्टमेंट में जाकर के एक लेटर सबमिट करना पड़ेगा, फिर उसका पेंशन स्टार्ट हो जाएगा, हर महीने उसको 3,000 रुपीज करके पेंशन मिलेगा, ये 8.33% का जमा करने के अगेंस्ट में, तो उसको ये मिलेगा। अब वो उसको 3,000 करके मिलेगा। अभी एक प्रोविजन गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि उसको 5,000 कर दिया गया, बट अभी तक वो पास नहीं हुआ है, अभी भी वो पेंडिंग है। अगर पास हो जाता है तो हर महीने 5,000 मिलेगा और नहीं तो फिर हर महीने 3,000 मिलेगा। तो हर महीने 3,000 मिलेगा, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पेंशन स्कीम में जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो। आप 15 साल एक कंपनी में काम किए हो बट आप बोले नहीं हम पेंशन स्कीम में नहीं जाना चाहते हैं, हम पेंशन स्कीम पे नहीं जाना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए क्या होगा, उसके लिए ये होगा कि 12% जो आपका डिडक्ट किया गया और 12% जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट किया गया वो पूरा आपको रिटर्न मिल जाएगा, इंक्लूडिंग सम रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, 8.5% जो चलता है वो मिल जाएगा, और फिर कोई पेंशन वगैरह नहीं मिलेगा। ईपीएस के बारे में ऐसा कुछ पता नहीं था, सुंदर स्कीम है। हाँ, ये स्कीम आप लोग का है, ये स्कीम आप लोगों को सरफराज सर जब वैसा कुछ कराएंगे, सरफराज सर का तो ये टॉपिक है नहीं, बट हम आप लोगों को बता देते हैं कि प्राइवेट कंपनी में ऐसा होता है। अगर आप चाहते हो तो पेंशन स्कीम में जाओगे, अदरवाइज पूरा पैसा आप विड्रॉ कर लो, आपको कोई पेंशन नहीं मिलेगा। तो ये रूल समझ में आ गया आप लोगों को पीएफ का? किसी को कोई भी यस डाउट कंफ्यूजन है तो बोलो, किसी को कोई भी डाउट कंफ्यूजन है तो। पायल, सर कुंदन, एक ब्यूटी, हाँ बोलिए ऐसा। सर अगर 60 इयर्स जल्दी जल्दी बोलो, 60 ईयर्स अभी तुम्हारा 60 नहीं इयर्स हुआ है। नहीं 60 इयर्स से पहले अगर वो बंदा डेट कर जाता है तो पेंशन डेथ कर किसके नाम जाता पे है तो मिलेगा? उसको नहीं मिलेगा पेंशन, और ये पेंशन सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय को मिलेगा, उसका वाइफ या फिर ऐसा किसी को नहीं मिलेगा। अगर वो डेथ कर जाता है तो फिर पेंशन नहीं मिलेगा। कंपनी छोड़ दिया तो वो चाहे तो 24% पूरा निकाल सकता है। हाँ,
वो दोनों एम्प्लॉय के हाथ में है। एम्प्लॉय अगर बोलता है कि नहीं हमको पेंशन स्कीम में नहीं जाना है, तो फिर वो क्या कर सकता है, वो पूरी पैसा निकाल लग सकता है। और अगर वो नहीं निकालना चाहता है, वो बोलता है पेंशन स्कीम में जाएंगे, तो उसको एक सर्टिफिकेट जमा कर देना पड़ेगा, एक डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना पड़ेगा कि वी आर आई एम रेडी टू गो टू पेंशन स्कीम। तो फिर उसका जो पेंशन का पैसा कटेगा वो पेंशन स्कीम में जमा होता रहेगा, फिर वो उसको रिटर्न नहीं मिलेगा, उसको उसके बदले में पेंशन मिलेगा। ये है। ठीक। तो सर ये पहले किया जाता है या फिर छोड़ने के टाइम पे? 10 साल जब कंप्लीट होगा उसका, उसी समय में उसको कंपनी को बोलना पड़ेगा कि आप मेरा पेंशन का रिक्वेजिशन डाल दो। वो पेंशन स्कीम में रिक्वेजिशन डाल देगा, तो फिर उसका बाद से जो करना रहेगा वो लोग डिपार्टमेंट कर देगा। और 10 साल से पहले छोड़ दिया तो उसको 24% ऐसे 10 ही मिल साल से जाएगा। पहले छोड़ दिया तो फिर उसको कोई पेंशन का स्कीम नहीं, जो जमा हुआ है एम्प्लॉय का 12%, एम्प्लॉय का 12%, वो पूरा पैसा मिल जाएगा विथ सम रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो पूरा मिल जाएगा उसको। फिर पेंशन स्कीम के बारे में कुछ नहीं होगा। क्लियर है ये? यस सर, क्लियर। क्लियर। चलो, इसमें जो चीज है वो ये है कि हमने जैसा बताया कि एम्प्लॉय का 12%, एम्प्लॉयर का 12%, बट एम्प्लॉय का जो 12% है वो तो हमारा पूरा चला जाएगा ईपीएस में, ईपीएफ में। बट एम्प्लॉयर का जो 12% है वो तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ईपीएफ में और ईपीएस में। तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो अगर परसेंटेज में रहा तो वो 3.67% और 8.30%। बट अगर उसका बेसिक प्लस डीए मिल करके 15,000 से ज्यादा हो गया, तो फिर तो वो तो परसेंटेज में नहीं कटेगा, वो तो फ्लैट 1800 कटेगा। तो अगर 1800 कटता है तो फिर पीएफ में कितना जाएगा और ईपीएस में कितना जाएगा, तो वो भी देख लो, मैं कैलकुलेशन दिखा दे रहा हूँ। सपोज कर लो कि 12,000 जो है, नहीं, आपका 1800 जो है वो है 12%, तो 1800 जो है वो है 12%। तो फिर उसका 3.67% कितना होगा, तो 3.67% हो जाएगा 551। ये अगर राउंड ऑफ करोगे तो हो जाएगा 551। ठीक है, और 551 का मतलब कि 1800 से अगर हमारा 551 चला गया, तो फिर ईपीएस में कितना चला जाएगा, तो वो ईपीएस में चला जाएगा 1249। ये डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ 1249, या फिर कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। 1800 अगर 12% है तो डिवाइडेड बाई 12 इंटू 8.33, तो ये चला जाएगा आपका 1249.5। बट ये 1249 में आपको 1249.5 125 नहीं मिलेगा, 1249 ही मिलेगा। तो ये आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो 1249 और 551 हम लोग को यहाँ पे बनेगा। तो एम्प्लॉय भी खुश, एम्प्लॉयर भी खुश, ये काम हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि एक एक कंपनी में 2000, 1500, 1000 एम्प्लॉय रहता है, तो इतने इतने एम्प्लॉय का डिटेल्स मेंटेन करना, पीएफ मेंटेन करना, ये सारा पीएफ डिपार्टमेंट को करना पड़ता है। तो चलो, एम्प्लॉय का तो बेनिफिट हो गया कि उसको सेविंग हो रहा है, उसको बाद में मिल जाएगा। एम्प्लॉयर के लिए वो काम कर रहा है तो एम्प्लॉयर उसको दे रहा है। बट पीएफ डिपार्टमेंट का क्या बेनिफिट है भाई? जो पीएफ डिपार्टमेंट आपका इतना एम्प्लॉय का डिटेल्स मेंटेन करेगा, अपना इतना एम्प्लॉय लगाएगा, ये सारा हिसाब किताब रखेगा, तो उसको ये बेनिफिट होगा कि उसको एक नॉमिनल चार्जेस जो है वो पेड करना पड़ेगा। पीएफ का डिटेल्स मेंटेन करने के लिए पीएफ डिपार्टमेंट को एक चार्जेस देना पड़ेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं पीएफ एडमिन चार्जेस, जो पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है, पीएफ एडमिन चार्जेस। तो ये जो पीएफ एडमिन चार्जेस है, ये 0.5% ऑफ बेसिक प्लस डीए, हर एक एम्प्लॉय का जितना बेसिक प्लस डीए होता है उसके हिसाब से उसका 0.5% देना पड़ता है। अब ये चार्जेस पीएफ डिपार्टमेंट को देगा कौन? एम्प्लॉयर देगा ना एम्प्लॉय देगा? तो बोला नहीं, ये एम्प्लॉय से डिडक्ट नहीं होगा, ये एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा। तो 12% तो एम्प्लॉयर पीएफ में देगा ही, प्लस 0.5% वो पीएफ एडमिन चार्जेस, उसका चार्जेस मेंटेन करने के लिए देगा, जो पीएफ डिपार्टमेंट को उसका काम करने के लिए देगा वो। उसके साथ साथ एक और चार्जेस एम्प्लॉयर को बियर करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ईडीएलआई, एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम। एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम, तो ये ईडीएलआई क्या है भाई? तो ये एक तरह का इंश्योरेंस है, एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम। इंश्योरेंस स्कीम एक इंश्योरेंस है। क्या इंश्योरेंस है? कि ड्यूरिंग वर्किंग आवर, ड्यूरिंग कंपनी में काम करते वक्त अगर एम्प्लॉय का डेथ वगैरह हो जाता है, तो फिर ये एक इंश्योरेंस का स्कीम है। इसके थ्रू उसको कुछ लमसम अमाउंट जो है इस इंश्योरेंस के अगेंस्ट में मिलेगा।
इस इंश्योरेंस के अगेंस्ट में मिलेगा। तो इसके लिए भी कुछ चार्जेस देना पड़ेगा, वो 0.5% इसके लिए भी देना पड़ेगा। तो पीएफ के लिए और ईडीएलआई के लिए अलग से 0.5%, 0.5%, 1% देना पड़ेगा जो इंप्लॉयर देगा, और ये दोनों जो चला जाएगा ये अदर चार्जेस के नाम से चला जाएगा। तो हर एक के लिए एक एक अकाउंट पीएफ डिपार्टमेंट बनाएगा, कोई पैसा को किसी के साथ मिक्स नहीं करेगा। पीएफ का पैसा को पीएफ में रखेगा, ईपीएस का पैसा को ईपीएस में रखेगा, किसी को किसी के साथ मिक्स में ही करेगा। तो फिर उसके लिए वो अलग अलग अकाउंट मेंटेन करता है और वो अकाउंट में पैसा जाता है। तो पीएफ के लिए कौन सा अकाउंट नंबर मेंटेन होता है? तो पीएफ के लिए मेंटेन होता है अकाउंट नंबर 1, ईपीएस के लिए अकाउंट नंबर 10, पीएफ एडमिन चार्जेस के लिए अकाउंट नंबर 2 और ईडीएलआई के लिए अकाउंट नंबर 21। तो ये अकाउंट नंबर वगैरह हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि जब हम लोग एंट्री करेंगे तो ये अकाउंट वगैरह आएगा वहां पे और सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग को यहाँ पे ये पीएफ का डिटेल्स मेंटेन करना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोविडेंट फंड। बोलो, किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बोल सकते हो। ये हमारा पीएफ का रूल्स है। बोलो, किसी को कोई डाउट? नो सर। नो चलो ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग ईएसआई के तरफ या फिर ईएसआईसी की तरफ। ईएसआई या फिर ईएसआईसी की तरफ। तो ईएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ईएसआई का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस या एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ईएसआईसी। तो ईएसआई का नाम हमें लगता है कि आप लोग सभी ने सुना होगा। तो ये ईएसआई क्या है भाई? इट्स ए गवर्नमेंट मेडिक्लेम। ये एक गवर्नमेंट मेडिक्लेम है जो प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉय के लिए किया जाता है। ये एक सरकार की तरह से मेडिक्लेम है जो प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉयर के द्वारा किया जाता है। अब इसमें क्या होता है? इसमें भी वैसे ही होता है कि एम्प्लॉय के सैलरी में से कुछ परसेंट डिडक्ट किया जाएगा और एम्प्लॉयर भी अपने तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करेगा। यहाँ पे दोनों का कंट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होगा, एम्प्लॉय का कम होगा, एम्प्लॉयर का ज्यादा होगा, और दोनों को मिला करके एम्प्लॉय के लिए एक ईएसआई इंश्योरेंस ले लिया जाएगा और वो इंश्योरेंस का बेनिफिट उसको मिलेगा। तो ईएसआई का इंश्योरेंस का बेनिफिट क्या है? वो ये है कि ईएसआई एक पूरी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ईएसआई का बहुत सारे लोकेशन पे हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी है। डिस्टेंस में होगा, एक एक, जैसा हॉस्पिटल नॉर्मल हॉस्पिटल रहता है वैसे ही पास पास में होगा, ऐसा नहीं। तो ईएसआई का जो हॉस्पिटल वगैरह रहेगा वो बहुत डिस्टेंस में होगा। एक फॉर एग्जांपल मानिकतला में है तो एक गड़ियाहाट में हो सकता है, फिर एक वहां पे हो सकता है। तो अलग अलग लोकेशन पे रहेगा। तो अलग अलग लोकेशन पे रहने के बाद क्या होगा कि एम्प्लॉय का सैलरी में से कुछ पोर्शन डिडक्ट किया जाएगा एज ईएसआई, और एम्प्लॉयर भी अपने तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट किया जाएगा। दोनों पैसा को ले जाकर के एम्प्लॉय का ईएसआई का एक इंश्योरेंस बना दिया जाएगा। फिर एम्प्लॉय अपना डिटेल्स वगैरह देगा, इवन अपना फैमिली का भी, जैसा अपना मम्मी पापा का होगा या फिर वाइफ का, हस्बैंड का होगा या फिर बच्चे का होगा, वो सारा डिटेल्स वो दे सकता है। तो उसमें से कोई भी लोग अगर ईएसआई हॉस्पिटल में या ईएसआई डिस्पेंसरी में ट्रीटमेंट करवाते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। बट क्योंकि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो थोड़ा सा सिस्टम है, थोड़ा सा भीड़ ज्यादा हो सकता है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। बट अभी ईएसआई बहुत अच्छा हो गया है, तो आप लोग, ये अच्छा स्कीम है। बट ये टोटली मेडिक्लेम इंश्योरेंस है। तो अगर ये बेनिफिट आप लेते हो तो मिलेगा, और नहीं लेते हो तो उसका पैसा रिफंड नहीं होगा, जो पैसा कटेगा वो चला जाएगा। तो मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो बेनिफिट नहीं लेते हैं, बट कुछ कुछ लोग होते हैं जो ईएसआई का बेनिफिट लेते हुए, स्पेशली लोअर लेवल। और ये जो मेडिक्लेम है ये स्पेशली लोअर और मीडियोकर लेवल ऑफ एम्प्लॉय के लिए ही बना है। ये जो ईएसआई है, ये ईएसआई जो है ये लोअर और मीडियोकर लेवल ऑफ एम्प्लॉय के लिए ही बना है। जैसे कि ईएसआई का बेनिफिट हर एम्प्लॉय को नहीं मिलेगा। ईएसआई का बेनिफिट सिर्फ उसी एम्प्लॉय को मिलेगा जिसका सैलरी 21,000 या उससे कम है। ईएसआई का बेनिफिट सिर्फ उसी को भी मिलेगा जिसका सैलरी 21,000 या उससे कम है। तो 21,000 या उससे कम अगर सैलरी है तो आपका सैलरी में से ईएसआई का पैसा डिडक्ट होगा और ईएसआई का बेनिफिट मिलेगा। अगर आपका सैलरी 21,000 से ज्यादा है तो फिर ना ही आपका सैलरी में से ईएसआई का पैसा कटेगा और ना ही ईएसआई का बेनिफिट मिलेगा।
सिंपल है, नहीं पैसा कटेगा नहीं बेनिफिट मिलेगा। तो फिर बोलेगा आप ज्यादा सैलरी अर्न करते हो तो आप जाकर के प्राइवेट में मेडिक्लेम वगैरह करो, फिर ये सरकारी मेडिक्लेम नहीं मिलेगा आपको। तो ये ईएसआई का रूल्स रेगुलेशन है। अब ईएसआई कितना कटेगा, तो ईएसआई आपका बेसिक पीएफ के तरह बेसिक प्लस डीए के ऊपर नहीं कटेगा, माइंड इट। ईएसआई जो है आपका वो पीएफ के तरह बेसिक प्लस डीए के ऊपर नहीं कटेगा। ईएसआई जो कटेगा वो ग्रॉस सैलरी के ऊपर कटेगा। ग्रॉस सैलरी का मतलब मैंने क्या बताया था, ग्रॉस सैलरी का मतलब जो यहाँ पे मैंने बताया कि टोटल ऑफ बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस कॉन्वेंस प्लस ट्रैवलिंग, ये जो सबको मिला करके 15,000 सैलरी आया, इसके ऊपर अब कभी किसी महीने में उसमें अगर कोई बोनस मिला या फिर कोई इंसेंटिव मिला तो वो भी हमारा ग्रॉस सैलरी में ऐड हो जाएगा और सबको मिलाकर जो अमाउंट बनेगा उसके ऊपर डिडक्ट होगा ईएसआई। तो ईएसआई कितना परसेंट डिडक्ट होगा, ईएसआई होगा एम्प्लॉय का 0.75% ऑफ ग्रॉस सैलरी। तो एम्प्लॉय का जो ईएसआई डिडक्ट होगा वो 0.75% ऑफ ग्रॉस सैलरी। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय का अगर सैलरी 15,000 है तो फिर 15,000 का 0.5% तो समझ लो इंटू 0.75%, तो वो 112 रुपया 113 रुपया करीब डिडक्ट होगा। तो एक नॉमिनल चार्जेस जो है वो हर महीने आपका सैलरी में से डिडक्ट हो जाएगा, बट एम्प्लॉयर यहाँ पे जो कंट्रीब्यूट करेगा वो 0.75% नहीं करेगा। एम्प्लॉय का डिडक्शन होगा ईएसआई के लिए 0.75% ऑफ ग्रॉस सैलरी, बट एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करेगा वो होगा 3.25% ऑफ ग्रॉस सैलरी। तो अगर 15,000 ही एम्प्लॉय का है तो फिर उसका 3.25% जो है वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा 480, तो समथिंग हमारा यहाँ पे 600 रुपया करीब जो है वो चला जाएगा एक एम्प्लॉय का ईएसआई के लिए। तो हर महीने 600 रुपया अगर एम्प्लॉय का ईएसआई के लिए जाता है मतलब अच्छा अमाउंट जा रहा है। तो 600 रुपया अगर एम्प्लॉय की तरफ से एक एम्प्लॉय की तरफ से हर महीने में जा रहा है मतलब 6 12 समझ रहे हो कितना जा रहा है आपका 7,200 रुपीज समथिंग जा रहा है। तो एक साल में एक एम्प्लॉय का इतना पैसा जा रहा है मतलब अच्छा खासा पैसा जो है वो ईएसआई डिपार्टमेंट को जाता है और इसका बेनिफिट आप लोग ले सकते हो। तो ये पैसा जो है वो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? यस सर। यस। तो इतना पैसा हम लोग का सैलरी में से कटता था, कभी हम लोग ने सोचा नहीं, आज कैलकुलेट करे तो पता चल रहा है हम लोग को। तो ये एक बेनिफिट है जो हम लोग को लेना चाहिए। ठीक है, ये पीएफ के बाद ईएसआई का रूल समझ में आ गया सारे को? हाँ सर। और लास्ट जो डिडक्शन होता है वो होता है पी टैक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोफेशनल टैक्स। अब बोलते हैं हर वो एम्प्लॉय जो सैलरी पर्सन है, जो सर्विस पर्सन है, वो प्रोफेशनल है। पर्सन है वो प्रोफेशनल है, तो क्योंकि वो प्रोफेशनल है इसके लिए उसका प्रोफेशनल टैक्स कटेगा। क्यों कटेगा भाई? बोला वो सरकार, वो जो ऑफिस जा रहा है जिस रोड से होकर के वो सरकार बनाया है, जो ऑफिस में जा रहा है उसमें वाटर सप्लाई हो गया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो गया, फिर कंस्ट्रक्शन हो गया, डेवलपमेंट हो गया, सारा तो सरकार ही करता है ना। तो इसके लिए एक तरह का टैक्स वो लेगा। तो वो टैक्स जो है वो हर एम्प्लॉय से हर महीने वसूला जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोफेशनल टैक्स। तो अब ये प्रोफेशनल टैक्स हमारा क्या है? तो बोला कि प्रोफेशनल टैक्स का एक स्लैब रेट होता है, जिसका जैसा सैलरी उसके हिसाब से वैसा प्रोफेशनल टैक्स उसके डिडक्ट किया जाएगा और हर महीने डिडक्ट किया जाएगा। तो फिर क्या बोला, वो प्रोफेशनल टैक्स इस साल का जो प्रोफेशनल टैक्स का स्लैब रेट है वो यहाँ पे गिवन है। देखो, बोला कि अगर किसी का सैलरी 10,000 या उससे कम होता है तो उससे कोई प्रोफेशनल टैक्स वसूला नहीं जाएगा। अगर किसी का सैलरी 10,000 या उससे कम होता है, ग्रॉस सैलरी, अगर किसी का सैलरी 10,000 या उससे कम होता है तो फिर उससे कोई प्रोफेशनल टैक्स वसूला नहीं जाएगा। बट अगर किसी का सैलरी 10,000 से 15,000 के बीच में होता है, 11,000 होता है, 12,000 होता है, 14 होता है, 15,000 होता है, तो फिर हर महीने उसका सैलरी में से 110 रुपीज डिडक्ट कर लिया जाएगा एसपी टैक्स बोलकर। अगर किसी का सैलरी 10,000 से लेकर 15,000 के बीच में है तो फिर उसका सैलरी में से हर महीने डिडक्ट कर लिया जाएगा 110 रुपीज करके। बट अगर किसी का सैलरी 15 to 25,000 के बीच में है तो फिर उसका हर महीने 130 रुपीज करके डिडक्ट होगा। किसी का सैलरी अगर 25,000 से लेकर के 40,000 के बीच में है,
अगर किसी का सैलरी 25,000 से लेकर 40,000 के बीच में है तो 150 रुपीज डिडक्ट होगा, और 40,000 से भी ज्यादा है तो 200 रुपीज का की डिडक्ट होगा। मैक्सिमम जो पी टैक्स के लिए डिडक्ट होगा वो होगा 200 रुपीज। तो ये आप लोगों का जो पीएफ, ईएसआई और पी टैक्स का रूल्स है जो मैंने समझाया, ये सारा जो है वो आपको पीएफ मेंटेन करने के समय, पेरोल मेंटेन करने के समय काम में लगेगा। समझ में आ गई सबको बात? अब किसी को कोई भी यस डाउट है सर। यहाँ पे तो एक एक करके पूछो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बोलो, किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? सर पीएफ एडमिन चार्जेस अकाउंट हाँ नंबर बोलिए, 2। सर पीएफ बोलिए। एडमिन पीएफ अकाउंट, चार्जेस क्या है? पीएफ एडमिन चार्जेस बोला ना कि एम्प्लॉय का एक एक कंपनी में 2,000-3,000 एम्प्लॉय रहता है, वो सारे का पीएफ डिपार्टमेंट जो अकाउंट मेंटेन करता है, सारे का जो पीएफ मेंटेन करता है, उसके लिए पीएफ डिपार्टमेंट को क्या बेनिफिट होता है? तो पीएफ डिपार्टमेंट को ये बेनिफिट होगा कि कंपनी जो है वो उसको एक चार्जेस पेड करेगा अकाउंट मेंटेन करने के लिए, सारा डिटेल्स वगैरह मेंटेन करने के लिए एक चार्जेस पेड करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पीएफ एडमिन चार्जेस। पीएफ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मेंटेन करने के लिए पीएफ एडमिन चार्जेस दिया जाएगा, जो एम्प्लॉयर के पॉकेट से जाएगा 0.5%। एम्प्लॉय और एडीएलआई एम्प्लॉइज लास्ट डिपॉजिट लिंक, वाला सर। एक इंश्योरेंस बताए ना कि एम्प्लॉय का अगर काम करते वगैरह डेथ वगैरह हो जाएगा तो उसके लिए एक इंश्योरेंस का कर दिया जाएगा। ये इंश्योरेंस का पैसा भी इन कंपनी देगा, और उससे अगर ऐसा कुछ होता है, मर जाता है, तो उसको फिर ये स्कीम के थ्रू कुछ पैसा मिलेगा, ये हो सर जाएगा। ये एम्प्लॉयर देगा, मतलब कंपनी देगा, एम्प्लॉय को पे नहीं करना। नहीं, 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 ये जो पैसा है हर महीने आपका एम्प्लॉयर के पॉकेट से जाएगा और पीएफ डिपार्टमेंट में चला जाएगा। जैसे आप लोग इंश्योरेंस वगैरह कराते हो तो क्या करते हो, पैसा तो हर महीने इंश्योरेंस कंपनी को दे देते हो, फिर इंश्योरेंस कंपनी आपको मेडिक क्लेम देता है, तो हर महीने आपका एम्प्लॉयर के पॉकेट से कटेगा। एम्प्लॉयर के पॉकेट से 12% जो है वो उसका कंट्रीब्यूशन करेगा, बट ये दोनों मतलब 13% कटेगा और पीएफ डिपार्टमेंट में जमा हो जाएगा। ओके, जब ऐसा कुछ होता है तो पीएफ डिपार्टमेंट देगा। ठीक है, ठीक है सर। चलो, तो ये हो गया आप लोगों का रूल्स। अब इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ये पीएफ का रूल्स का स्क्रीनशॉट ले लो, कोई ले लिए? हाँ सर। यस। चलो, ये ईएसआई या पी टैक्स का ले लो। ठीक है, अब पेरोल का असाइनमेंट क्या आप लोगों के पास है? आप लोगों के पास टैली का बुक तो है, बट टैली का बुक से आप लोगों को पेरोल का जो असाइनमेंट है वो ढूंढने में अगर टाइम लगेगा तो 2 मिनट वेट करो, हम आप लोगों के ग्रुप में पीएफ का जो असाइनमेंट है वो डाल रहे हैं। 1 मिनट होल्ड करो। ओके सर।
यस सर मिल गया सर। मिला? यस सर मिल गया। यस सर। थैंक यू तो सर। उसमें देखो 4 मैंने पिक्चर सेंड किया है। पहला जो 2 पिक्चर है ना वो असाइनमेंट डे 1 है, दिस पेज एंड उसका ऑपोजिट पेज। तो पहला जो 2 पिक्चर है वो दोनों मिलाकर एक असाइनमेंट है। फिर थर्ड पिक्चर एक असाइनमेंट है, फोर्थ पिक्चर एक असाइनमेंट, मतलब टोटल 3 असाइनमेंट में क्लास खत्म। सर बट 3 मेरे पास असाइनमेंट 3 नहीं आया। दिन में होगा नहीं। आपके पास नहीं आया, आपके पास हम भेज दे रहे हैं अलग से, आपके पास हम अलग से भेज दे रहे हैं। तो अगर नहीं भेजेंगे तो हमको मैसेज करना, ठीक है? तो जो बोले हैं ये जो असाइनमेंट है ये आप लोगों को 3 दिन का असाइनमेंट है, बट ये तीनों दिन का असाइनमेंट जो है मिलाकर के 4 दिन लग जाएगा कराने में। तो ये 4 दिन में पेरोल खत्म हो जाएगा। बट मैटर ये है कि एक भी दिन अगर क्लास ऑफ करोगे तो समझ में नहीं आएगा कि कैसे हुआ असाइनमेंट, क्योंकि इसमें बहुत कुछ क्रिएट करने के लिए है, बहुत अलग तरह का चीज है। तो इसको एक एक दिन में पूरा पूरा ठीक से देखोगे तब जाकर आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है? तो क्या करें, आज से स्टार्ट कर दे? नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे? नेक्स्ट डे सर। यस सर नेक्स्ट डे से सर। नेक्स्ट डे से। तो आज क्या करोगे बैठ करके? चलो ठीक है, नेक्स्ट डे से स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग थोड़ा सा अपना हाल चाल बताओ कि आप लोग कर क्या रहे हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, लॉकडाउन का क्या कंडीशन है? अच्छा से रूल्स को पढ़ोगे, ठीक है? सारा रूल्स रेगुलेशन पीएफ का बुक है आप लोगों के पास, तो पीएफ ईएसआई का पूरा रूल्स रेगुलेशन है वो पढ़ोगे आप लोग, ठीक है? उसके बाद और कुंदन, शॉप में जा रहे हो आजकल? मार्केट का क्या कंडीशन है? गौरी कौन चेयरमैन? हाँ सर, हमारा जो पानीहाटी इलाका है ना सर, उसमें हाँ स्वपन अधिकारी जो है वो उसको कोरोना इफेक्ट में मारा गया, 7 दिन से इफेक्टेड था। तो अच्छा निर्मल अच्छा। घोष जो था, निर्मल घोष हाँ उसका ये था, बड़ा भाई था, उसको तो ठीक हो अच्छा। गया। तो हाँ लेकिन ये जो छोटा भाई है इसको 7 दिनों से कोरोना इफेक्ट हुआ था, पीआरएस हॉस्पिटल में ये एडमिट हुआ था। तो आज सुबह सुबह अच्छा। खबर आया कि ये मारा गया। आहा। देखो बहुत ही एक दुख। चीज बता रहे हैं सारे स्टूडेंट को ही, आप लोग पढ़े लिखे हो, आप लोग न्यूज़ देखते हो, आप लोग समझदार हो। आप लोगों के घर में जो बहुत सारे लोग होते हैं वो लोग उतना नहीं समझते हैं, कुछ लोग समझते हैं कुछ लोग नहीं समझते हैं। तो आप लोग को समझाने की जरूरत है कि पहले का जो सिचुएशन था और अभी का सिचुएशन है वो बहुत डिफरेंट है। पहले हम लोग न्यूज में देखते थे कि ऐसा ऐसा हो रहा है, अब लाइव देख रहे हैं, हम लोग आस पास में देख रहे हैं। आप लोग जो मार्केट जा रहे हो, आप लोग जो शॉप जा रहे हो, आप लोग कहीं पे भी निकल रहे हो, तो समझ लो कि अभी सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट हो गया। तो हर एक को प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, हर एक को समझने की जरूरत है कि आप लोग कहीं पे भी जाओ मास्क यूज करो, डिस्टेंस यूज करो, ज्यादा भीड़ भाड़ वाले एरिया में अवॉइड करो जाना, जिस समय ज्यादातर जगह खाली रहे वहां उस समय जाओ। और घर में जो भी पर्सन है उन लोग को भी समझाओ कि बाहर में अननेसेसरी ना निकला करे, और जाए तो पूरा प्रिकॉशन लेकर के जाए, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट होता जा रहा है। तो हर एक लोग ये सारा चीज का प्रिकॉशन जो है वो लो और थोड़ा सा ध्यान से रहो, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है ना बहुत ज्यादा वर्स्ट हो गया है, हर एक जगह में सुनने को आ रहा है। यस सर। हम्म। और बोलो, आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हो और कोई क्लास ज्वाइन किए हो आप लोग? सर नो क्लास का सर। पूछने तो सर मैम यस ग्रुप सर में एमपी नहीं करती है। क्या हुआ? छोड़ो, क्या मैम क्लास चाहिए बोले आप लोग कि को, बोलो हम अलॉट। इस मंथ के मिड से देगी। इस मंथ का इसमें क्या क्लासेस के लिए बोले आप लोग? वो जीएसटी और डीटी क्लास के लिए। जीएसटी या डीटी क्लास ना, कौन सा समय में? हाँ, टाइम का तो नहीं पता, पर मैम बोली कि इस मंथ के मिड से आएगा देखो बैच। समय का प्रेफरेंस हम नहीं रखते हैं, क्योंकि लॉकडाउन में हो आप लोग, सारे लोग घर पे हो, और
टीचर कम है, क्लासेस ज्यादा है, तो जो समय मिलेगा आप लोगों को, जो क्लासेस जिस समय मिलेगा आप लोग कर लेना। मैटर है क्लास, अगर क्लास मिल जाता है तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, हम मैम से बात करेंगे और मैम से बात करने के बाद आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि क्या क्या क्लासेस आ रहा है। ठीक है। হ্যালো স্যার, और হ্যালো। आप, हाँ बोलो राहुल। হ্যাঁ স্যার, বলছিলাম যে আমার তো মোটামুটি মোটামুটি 1 বছর শেষ হতে মনে হয় আর 2 মাস মতো বাকি আছে, কিন্তু আমার এখনো অ্যাডভান্স অ্যাকাউন্টস আর জিএসটি বাকি আছে। তো করে এখনই নাও, কোনো মোটামুটি প্রবলেম না নেই। পেলে, হ্যাঁ স্যার, না হলে মোটামুটি যদি এখনো না পাই তো তাহলে তো যদি 1 বছর ওভার হয়ে গেলে আমার আইটি ব্লক হয়ে যাবে তো স্যার? এখন এত তাড়াতাড়ি হবে না, কেন এই সিচুয়েশনের জন্য সবাই জানে যে একটু ডিলে চলছে, কিন্তু এক্সট্রা টাইম দেওয়া হবে। সেটা এক্সট্রা টাইমের জন্য না যাওয়া তোমার দরকার নেই। তুমি ম্যাম সাথে কথা বলো যে আমার ক্লাসটা তো দরকার, আমার ক্লাসটা তো দিতে হবে, টাইমিং কোনো প্রেফারেন্স নেই, আমাকে ক্লাস দিলেই আমি করে নেব। ওকে স্যার। তো ম্যাম সাথে কথা বলো, স্বাগত ম্যাম, ওকে স্যার। মৌসুমী ম্যাম, কামেলিয়া ম্যাম, যে ম্যাম আছে তাদের সাথে কথা বলো। ঠিক ঠিক আছে আছে। স্যার। जीएसटी एडवांस अकाउंट्स ना। হ্যাঁ স্যার। ठीक है चलो। অ্যাডভান্স অ্যাকাউন্টটা স্যার কোন স্যার নেন? কোন স্যার বলে কিছু নেই, অ্যাডভান্স অ্যাকাউন্ট বেরোলেই নিয়ে নেবে। এখন দুটোই স্যার করাচ্ছেন, এখন কোনো স্যার সব স্যার অ্যাক্টিভেটেড নেই, ঠিক আছে। তো যেই স্যার করাচ্ছেন নিয়ে নেবে, আইদার সরফরাজ স্যার করাবেন না হলে শেখর স্যার করাবেন। তো করালেই নিয়ে নেবে, আর কাউকে দেখবে না কে করাচ্ছে, ঠিক আছে। ओके सर। तो आप लोग का क्लास का हम बात करते हैं जीएसटी और डीटी के बारे में, तो मिल जाएगा तो आप लोग कर लेना उसको, ठीक है। क्योंकि अब ये आप ठीक लोग है का सर। पीडीपी भी कर सकते हो, आप लोग अगर किसी को पीडीपी करना है वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो पीडीपी या फिर डीटी या फिर जीएसटी या एडवांस अकाउंट जो भी क्लासेस मिलता है आप लोग करना शुरू कर दीजिए। और क्या बोल रहे हो पायल सर, पीडीपी के लिए, हाँ पीडीपी सर। के लिए वैसे ही बात करो ना, वैसे पीडीपी का क्लास भी निकल रहा है, तो पीडीपी का क्लास भी चल रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो कौन से सर सर लेते वो हैं तो सर? लास्ट में करने से सही रहेगा पीडीपी ना। नहीं, एकदम लास्ट में करना ठीक नहीं रहेगा, मिडिल में कर लो, क्योंकि वो क्लास करने के बाद थोड़ा सा उसका रिवीजन वगैरह करना जरूरी होता है। तो एकदम शुरू में भी करना ठीक नहीं होगा, एकदम एंड में भी करना ठीक नहीं होगा, मिडिल में कर लो। ओके सर। ठीक सर है नहीं सर। करवाते, वो मैडम करवाती हैं पीडीपी। क्लास के लिए मैम से बात करना होगा। हाँ, वो एक ही आप लोग मैम का करवाती है क्या सर? हर ग्रुप में देखो ना, कैमेलिया मैम का नंबर है, या फिर आप लोगों के पास अगर स्वागता मैम का नंबर है, मौसमी मैम का नंबर है, तो किसी को भी फोन करो और फोन करके बोलो हम लोगों को ये क्लासेस चाहिए। वैसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात करूंगा, बोलूंगा कि आप लोगों को ये क्लासेस चाहिए। ओके सर। हाँ ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो फिर जाओ अपना पढ़ाई लिखाई करो, मूवी देखो, टाइम पास करो, चैटिंग करो। अभी तो मोबाइल पे ही सारा दिन चलता होगा, मोबाइल का चार्ज तो थोड़ा थोड़ा देर में खत्म होता ही होगा, यस सर। समझ रहे हैं आप। थैंक यू सर। लाइव नहीं तो वीडियो, लाइव नहीं तो वीडियो सही। ठीक है चलो फिर नेक्स्ट डे से क्लास करवाएंगे।